तो हमारे पिछले सेशन में हमने कवर किया था ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से एमसीक्यू क्वेश्चन को, और हमको ये भी पता है कि सिलेबस से ह्यूमन आई को रिमूव कर दिया है और सिर्फ अब हमारा कलरफुल वर्ल्ड से ही क्वेश्चन बनता है। कहीं पढ़ाई रह ना जाए अधूरी, इसलिए सब्सक्राइब करना है जरूरी। और हमेशा की तरह जैसा कि आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन है आपको पीडीएफ में अवेलेबल है, और उसके लिए आपको टेलीग्राम सेक्शन में जाना पड़ेगा और टेलीग्राम ज्वाइन करके आप सारे के सारे पीडीएफ को भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट G+ क्लासेस करके सर्च कर सकते हैं, वहां पे भी आपको हमारा पेज मिल जाएगा। तो इसी के साथ लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। Who discovered the experiment with glass prism that white light consists of 7 color? किसने डिस्कवर किया था कि व्हाइट लाइट के 7 कलर्स होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन से ही आप पता कर सकते हैं कि हमारा न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर न्यूटन ने हमें बताया था कि लाइट जब स्प्लिट होता है, यानी उसको कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट हमारे न्यूटन साहब ने बताया था। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। और न्यूटन ने साथ में ये भी बताया था कि अगर 2 प्रिज्म को एक साथ लिया जाए और एक को उसके साथ इन्वर्टेड पोजीशन में रखा जाए तो हमारा व्हाइट लाइट वापस से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं वो क्या कह रहा है। When Newton color disk is rotated fast, the different color will। तो अगर न्यूटन डिस्क को रोटेट किया जाए फास्ट तो क्या होगा? वहां पर आपको पता है कि न्यूटन डिस्क में हमारे 7 कलर्स होते हैं, तो जब आप उसको रोटेट करेंगे तो सारे के सारे कलर मिक्स हो जाएंगे, और 7 कलर जब मिक्स हो जाते हैं तो क्या बनता है? हमारा वापस से व्हाइट लाइट बन जाता है, क्योंकि व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, द कलर्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं क्या कह रहा है। When a ray passes through a prism, अगर प्रिज्म से एक रे पास होती है तब क्या होता है? अगर वो व्हाइट लाइट की रे हो तब तो हमको पता है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन अगर सिंगल कलर भी हो तब क्या होगा? वहां पर आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, और रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग ऑफ लाइट, और बेंडिंग ऑफ लाइट किसकी तरफ होगी? जो हमारा प्रिज्म है उसमें टिप होता है और बेस होता है, तो हमारे जो सारे के सारे लाइट हैं वो बेस की तरफ बेंड होना चाहेंगी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस। जो हमारा प्रिज्म है इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं, हमारे सैंपल पेपर में भी प्रिज्म से ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि प्रिज्म से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको अच्छे से डिस्कस कर लें, ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएं। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं वो क्या कह रहा है। टू एन एस्ट्रोनॉट इनटू द स्पेस द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स। अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में है तो उसको आसमान का कलर कैसा दिखाई दे रहा होगा? जब हम पृथ्वी पे होते हैं तो हमको स्काई का कलर ब्लू दिखाई दे रहा होता है, हमने पिछले सेशन में ही कवर किया है। वो क्यों दिखाई देता है ऐसा? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। अगर आपने पिछला सेशन मिस किया है तो आप जरूर आई बटन पे क्लिक करके उसको जरूर देख लें, वहां पे जितने भी नेचुरल फिनोमिनल से क्वेश्चन बनते हैं उसको हमने डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉट का पूछा जा रहा है। एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में होगा तो वहां पे एटमॉस्फेयर तो होगा नहीं, तो कोई भी स्कैटरिंग होने का सवाल नहीं होता है, तो कोई भी लाइट स्कैटर जब नहीं होगी तो आसमान ब्लैक कलर का दिखाई देगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक। तो बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पे, देखते हैं वो क्या कह रहा है। टिंडल इफेक्ट कैन बी एब्जॉर्ब इन। हमें टिंडल इफेक्ट कहां देखने को मिल सकता है? आप इस ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए, तब आपको आंसर भी पता चल जाएगा। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। सेकेंड ऑप्शन, व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। थर्ड, when fine beam of light enters a dark room through a small hole। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो तीनों ऑप्शन है, इन तीनों में ही हमको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हम टिंडल इफेक्ट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि टिंडल इफेक्ट है क्या। जब भी कोई लाइट पास हो रही होती है किसी भी मीडियम से, तो एक्चुअली में हमें लाइट कभी नहीं दिखाई देती है। लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट में पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे रहा होता है, बट किसी किसी सिचुएशन में हमको लाइट का पाथ भी दिखाई देने लगता है। लाइट का पाथ कैसे दिखाई दे सकता है? अगर वहां पे कोई छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हो, यानी छोटे छोटे पार्टिकल अगर हवा में मौजूद जो रहते हैं, जो कि हमारे डस्ट पार्टिकल्स हो गए, वो अगर हवा में हैं और वहां से कोई लाइट पास कर रही है, तो क्या होगा कि हमें लाइट स्कैटर्ड करता हुआ हमें उसका पाथ भी दिखाई देने लगेगा। तो लाइट का पाथ अगर विजुअल है तो उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और ये किस किस लिक्विड सोल्यूशन में दिखाई दे सकता है? अगर आपने शुगर सोल्यूशन बनाया तो
तो वहाँ पे जो शुगर है वो बिल्कुल भी मिक्स हो जाता है वाटर के साथ और उसके पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से भी लेस होते हैं। अगर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेस है तो हमको टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दीज आर वेरी फाइन पार्टिकल्स। अगर इसे थोड़ा बड़ा ले और हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में ले तो वहां पर आपको जो पार्टिकल साइज है वो 40 नैनोमीटर से लेके 900 नैनोमीटर तक देखने को मिल जाता है, जो कि लगभग हमारे वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर होता है। हमारा जो विजुअल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, हमारा जो वेवलेंथ है उसका 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक होता है। इसी साइज में अगर आपके पार्टिकल्स भी हैं तो वहां पर क्या होता है, हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। और साइज अगर इससे बड़ा हो यानी 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा हो तब भी टिंडल इफेक्ट देखने को तो मिलेगा, बट ज़्यादा देर तक देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप सोचिए जैसे सैंड आपने मिला दिया पानी में तो क्या होगा, उसके पार्टिकल तो 1000 नैनोमीटर से डेफिनेटली बड़े हैं लेकिन वो सेटल डाउन भी हो जाते हैं। तो वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं सस्पेंशन, और सस्पेंशन सॉल्यूशन में भी टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा होता है टिंडल इफेक्ट को देखने के लिए, तो वो होता है हमारा कोलाइडल, जहां पर हमारा पार्टिकल साइज 40 नैनोमीटर से लेके 900 नैनोमीटर के बीच में होता है। वहीं पे सबसे बेस्ट आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं वो क्या कह रहा है। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट शुड बी। इस क्वेश्चन के जब आप ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है क्रिटिकल एंगल। तो पहले क्रिटिकल एंगल को समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जब भी कोई लाइट रे अगर पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो वो बेंड होना चाहती है, और जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होने के कारण वो इतना बेंड कर जाए कि एंगल ऑफ डिविएशन जो है वो 90 डिग्री हो जाए। तो एंगल ऑफ डिविएशन अगर 90 डिग्री है तो उस समय का जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, यानी जो लाइट जा रही है वो जितना एंगल बना रही होगी उसी एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और ये तभी होता है जब लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहती होगी। और अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा ले लिया जाए तब क्या होगा, हमारा जो लाइट है वो दूसरे मीडियम में जा ही नहीं पाएगी, वो उसी मीडियम में रह जाएगी। और इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर वर्ड रिफ्लेक्शन हो जाता है क्योंकि मीडियम पार ही नहीं हुआ, यानी मीडियम को चेंज ही नहीं हुआ, तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं रिफ्लेक्ट करती है। और सारा का सारा लाइट अगर वापस बेंड हो गए अपने ही मीडियम में रह गया है तो इसी फिनोमेनन कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या होगा इसका ऑप्शन, आप बताइए। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं वो क्या कह रहा है। वी कैन सी द सन बिफोर एक्चुअल सनराइज अबाउट। हमारा जो सन है वो हमको एक्चुअल सनराइज से पहले ही दिखाई देता है, और सनसेट के दौरान भी वो एक्चुअली में सनसेट हो जाता है तब भी हमको दिखाई देते रहता है। लेकिन ये एक्चुअल में डिफरेंस कितना देर पहले हमको दिखाई देता है, तो इसका आंसर होगा 2 मिनट्स। यहाँ पर 2 मिनट्स तो कहीं नहीं लिखा है, तो यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 120 सेकेंड। यहाँ पर जल्दबाजी में अगर आप जाएंगे तो आप 2 सेकेंड को भी टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है मिनट से सेकंड में, तब आपको उसके बाद ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो बात करें कि ऐसा होता क्यों है, क्यों हमको एक्चुअल सनराइज से पहले ही 2 मिनट हमको सन दिखाई दे देता है, तो उसका आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी होते हैं और सनराइज भी हमको पहले दिखाई देता है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे और देखते हैं वो क्या कह रहा है। एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट एज। दोपहर के टाइम पर हमको जो सन है वो व्हाइट कलर का क्यों दिखाई देता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर भी कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं कि दोपहर में तो सन का कलर येलो होता है, लेकिन आपको बता दूं कि व्हाइट ही कलर होता है। उस समय ऑल 7 कलर्स विजिबल होते हैं क्योंकि वो सन ज़्यादा दूर नहीं होता है। जब हमारा इवनिंग होता है और जब मॉर्निंग होता है तभी हमारा सन हमारे से थोड़ा दूर चला जाता है, और उस समय बाकी के कलर्स जो होते हैं स्कैटर्ड हो जाते हैं और बचता है हमारा रेड लाइट, क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ होता है ज़्यादा, इसलिए वो लीस्ट स्कैटर करता है एटमॉस्फेयर में। और यहाँ पर जब डिस्टेंस कम है, नून के टाइम पे आपको गर्मी भी लगती है क्योंकि सन बहुत ही नज़दीक होता है, इसलिए गर्मी भी लग रही होती है, और हमारा डिस्टेंस क्योंकि कम हो जाता है, और डिस्टेंस जब कम हो गया तो स्कैटर्ड ज़्यादा लाइट कर नहीं पाती, तो सारे के सारे जो 7 कलर्स हैं वो रीच कर जाते हैं पृथ्वी पर, और 7 कलर के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा व्हाइट कलर। इसीलिए आफ्टरनून में हमको जो सूरज दिखाई देता है वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है।
So the answer of this question will be option number A, light is least scattered. तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं वो क्या कह रहा है। The ratio of real depth to the apparent depth is called, जो हमारा रियल गहराई है और जो हमको दिखाई देता है यानी apparent depth, उसके रेशियो को कहते क्या है। तो पहले जान लेते हैं कि रियल डेप्थ और apparent डेप्थ में डिफरेंस दिखाई क्यों देता है। तो हमको पता है कि वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है। लाइट बेंड कर जाती है और जिसके कारण कभी कभी क्या होता है, जैसे पानी में फिश हमें को ऊपर की तरफ दिखाई देता है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब ज़्यादा होता है, जब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रेशियो इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं वो क्या कह रहा है। स्टार ट्विंकल बट द प्लैनेट डजंट, बिकॉज हमारा जो स्टार्स है वो हमको ट्विंकल करते हुए दिखाई देता है, लेकिन प्लैनेट्स जो होते हैं वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। कुछ प्लैनेट हैं जैसे कि वीनस, वो हमको नाइट स्काई में स्टार्स की तरह ही अपीयर कर रहा होता है, बट जो एक्चुअल स्टार है वो बहुत ही फार अवे फ्रॉम अर्थ होता है और हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो नियरर टू अर्थ होते हैं, जिसके कारण स्टार जो है वो एक छोटा सा पिन पॉइंट की तरह दिखाई देता है हमें, और हमारा जो प्लैनेट है वो हमको स्मॉल डिस्क टाइप का दिखाई देता है, जिसके कारण वहां से वन रे ऑफ लाइट नहीं आ रही होती है बल्कि लॉट्स ऑफ रे ऑफ लाइट आ रही होती है, जिसके कारण अगर एक दो लाइट रिफ्रैक्ट कर भी गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, तब भी हमको लाइट वहां से रीच कर रही होगी हमारे आईज पर। बट स्टार के केस में क्या होता है, वहां से सिंगल रे में ही आपको लाइट दिखाई दे रही होती है, क्योंकि वो पिन पॉइंट की तरह आ रहा होता है, और वो जब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिफ्रैक्ट हो जाता है डिफरेंट लेयर के कारण, तो हमारे आंखों में नहीं पड़ती है उस समय, इसलिए वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पे एक्चुअल रीजन हो जाएगा क्योंकि ये फार है, हमारा जो एक्चुअल स्टार है एक्चुअली में बहुत फार है, इसीलिए वहाँ का लाइट ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है, और हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो थोड़े नज़दीक हैं, जिसके कारण वो थोड़े बड़े स्टार्स की तरह दिखाई देते हैं और उनसे नंबर्स ऑफ लाइट्स आ रही होती हैं और वो हमारे आंखों पे पड़ रही होती है हमेशा। इवन स्कैटर्ड करने के बाद भी हमें उसका लाइट दिखाई देते रह जाता है, इसलिए वो ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखाई देता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और अगर आपने पिछला सेशन मिस किया है तो आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं।